इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कार्यक्रम किसान की बात में। भारत सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना भी चला रही है। हम उसकी बात भी करते हैं और अपने किसानों से हम आग्रह करते हैं, या जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, सरकार उनको हर तरह से मदद करती है, तकनीकी भी, आर्थिक भी, ताकि हम परंपरागत कृषि विकास योजना को अपनाएं। जी। साथ में हम ये भी कहते हैं, जैसा कि आरंभ में कहा, ऐसी नई नई तकनीकें हमें नई विधियों की भी तलाश है, नए रास्तों की भी तलाश है कि कैसे हम इस बदलते हालातों में आगे बढ़ते जाएं और हर तरह से हम खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करें, पोषण भी सुरक्षित करें और हर तरह से हमारा किसान सशक्त भी बने और समृद्ध भी बने। बिल्कुल नीलम, जितनी भी बातें आपने कही, जो आज के कार्यक्रम की भूमिका रखी, वो बिल्कुल ठीक है। हम सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और इसमें जो विशेष एक महत्वपूर्ण योगदान है वो हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों का है, विशेषज्ञों का है। क्योंकि आज के समय में यदि हम जो कृषि करते हैं उसमें वैज्ञानिक सोच को अगर अलग रख दें तो फिर हमें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा, लागत बढ़ के आएगी। क्योंकि जो इस आधुनिक युग में हम तौर तरीके अपना रहे हैं कृषि के, वो आधुनिक ही हों, उनके विषय में हमें समय समय पे हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो अनुसंधान करता है, वो हमें जानकारी देते हैं और प्रदर्शनियां लगती हैं, कृषि मेलों का आयोजन होता है। और इस समय तो देश का जो सबसे बड़ा हम कहेंगे कि कृषि विज्ञान मेला है, उसका आयोजन हो ही रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, किसानों के लिए, कृषि वैज्ञानिकों के लिए, और मैं तो कहूंगी आम लोगों के लिए भी, क्योंकि वो हैं तो हम सब हैं। सारे विकास की अगर आधारशिला है तो वो कृषि है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम लोग भी उस मेले को देखने जाएं, क्योंकि उस मेले में बहुत सारी नई तकनीकें हैं, नए यंत्र हैं, नई विधियां हैं और कृषि वैज्ञानिकों से आपकी फेस टू फेस, आमने सामने आप अपनी बात रख सकते हैं। कई तरह के बीज हैं नए वहाँ पे और कितनी नई जानकारी आपको वहाँ मिलने वाली है, ये तो आपको वहाँ जाकर ही पता लगेगा। और आप, मुझे पक्का पता है कि आप हमें धन्यवाद बोलेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे हमने अमित बात की थी परंपरागत की, है ना, जो हमारे किसान हैं उनके पास जो ज्ञान है उनके पूर्वजों का, मिट्टी की जो उनको पहचान है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रखती है। और एक ऐसा एग्जाम्पल है, उदाहरण मिला है, कोटा के एक किसान श्री कृष्ण सुमन ने आम की एक ऐसी जो प्रजाति विकसित की है जो साल में पूरे साल फल देती है। क्या बात है जी। और वो उन्होंने कैसे खोजी? वो कोई ज्यादा शिक्षित नहीं थे, काम करते थे अपने खेत में, धान गेहूं बोते थे, फिर फूल लगाना शुरू किया, फिर साथ में आम के कुछ पौधे। उन्हें पता लगा कि एक आम के पेड़ पे लगातार बौर आ रही है और वो उन्होंने उसकी जो कटिंग करके लगाया और उसमें बड़े अच्छा उनको परिणाम मिले। और इसको जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का है, उसने इस किस्म को मान्यता भी दी है। क्या बात है। तो यानी कि उन्होंने जो सीखा, जो देखा, वो ज्ञान उन्होंने और बढ़ाया। ये बात है सब जागरूकता की। और अब उसमें कृषि वैज्ञानिक अपना काम करके उस किस्म को पूरे उसमें, यानी कि देश में विदेश में कोशिश हो रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनाई जाए। यही है परंपरागत ज्ञान और विज्ञान का मेल। जी हाँ। अब हमारे जो और किसान भाई इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमारे जो साथी सुन रहे हैं, मन में उत्सुकता जरूर बन गई होगी कि जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचे कि ऐसा कौन सा पौधा है, कौन सी किस्म है जो पूरे वर्ष वो फल इससे ले सकते हैं। और जब कार्यक्रम की भूमिका में आ ही गया है, हम बात आम की करेंगे, क्योंकि इस समय हमारे देश की हर एक बगिया फूलों से भरी हुई है, क्योंकि मौसम है, बसंत है, फागुन है, और ऐसे में जो आम के वृक्ष हैं उन पर भी बौर चारों ओर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। और कहने को आम है मगर है खास। क्यों भाई? फूलों जैसी खुशबू है,
मिठास है उसमें, और आम है ही फलों का राजा, ये आप सब जानते हैं। तो आज जो हमारे साथ आम के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस समय आम के पेड़ों में, बागानों में क्या समसामयिक कार्य करने हैं। डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे, आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, बागवानी विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और हमारे तमाम श्रोताओं को भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। और बसंत मौसम हो और आम की चर्चा अगर ना की जाए तो कोई बात बनती नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए डॉक्टर साहब यहाँ हैं। कोयल के मीठे स्वर सुनने हैं तो आम की चर्चा करनी ही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही है। आम फलों का राजा है और इसको राजाओं का भी फल कहा जाता है जी, क्योंकि पुराने समय में, प्राचीन समय में आम की खेती को, आम की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए तमाम नवाबों और राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि वर्तमान समय में हमारे देश में लगभग 23,17,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जी आम की बागवानी की जाती है। बहुत बहुत, ये पिछले उससे काफी आगे बढ़कर जी, है। और जिससे 2 करोड़ 4 लाख टन के आसपास आम पैदा होता है प्रति वर्ष, लगभग औसतन पैदावार होती है जी। और इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन की बात सभी लोग करते रहते हैं, तो मैं आपको बताता चलूं और तमाम श्रोताओं को भी बताता चलूं कि आम की बागवानी के माध्यम से जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जी, उसको भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या कार्बन को ट्रैप किया जाता है इसमें, हमारे जंगलों में, क्योंकि जंगल बहुत आवश्यक हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या प्रबंधन करने के लिए। तो आम के जितने पौधे हैं, एक अनुमान लगाया गया है कि लगभग 28 करोड़ टन कार्बन हमारे आम के बागानों में भी संरक्षित रखा गया है, क्या बात जो कि है। जलवायु परिवर्तन को मैनेज करने में, प्रबंधन करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। डॉक्टर साहब, शायद यही कारण होगा, पूर्वज हमारे बड़े सचेत थे, जागरूक थे। जब हम घर के कोई भी अच्छा मंगल कार्य होता है, घर के द्वार पर हम आम के पत्ते लगाते हैं या मिट्टी का घट स्थापित करते हैं तो उसके आसपास भी आम के पत्ते बांधते हैं, तो उसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण होगा। हमारा जो प्राचीनतम ज्ञान है जी, यही हमारा प्राचीनतम ज्ञान है कि हमारे जो पूर्वज थे बहुत बुद्धिमान थे और उस ज्ञान को हम भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जी। तो ये जो हमारा ज्ञान है वो आम की बागवानी से भी संबंधित बहुत कुछ है, इसीलिए हमारे जो धर्म में, हमारी संस्कृति में इसको बहुत बड़ी मान्यता दी गई है। कोई भी पूजा, कोई भी कार्यक्रम, कोई शादी बिना आम के पत्तों के, बिना आम के तोरण के संपन्न नहीं होती है। आम का ये सांस्कृतिक और आर्थिक और जो पोषण का महत्व है वो सारा महत्व आम का इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। बिल्कुल नीलम, जो आज हमारे कार्यक्रम का विषय था जिसपे हम बात करें कि आम के बगीचों में समसामयिक कार्य, क्योंकि इस समय हमारे श्रोताओं को भी इंतजार होगा जो आम के ऐसे किसान हैं कि जो वाणिज्यिक रूप के आम की खेती कर रहे हैं, कि जिन्हें आम बाजार में पहुंचाना है, तो वो एक कोशिश करते हैं कि उन्हें उत्पादन अधिक से अधिक मिले, अधिक से अधिक लाभ हो, और उसके लिए जो वैज्ञानिकों द्वारा सुझाव दिए जाते हैं उसको वो अपने आम के बागानों में प्रयोग करें। तो इस समय डॉक्टर साहब जो हमारे सभी कृषक भाई लगे हैं, या आम के बागानों में बात हो गई कि बौर आया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ऐसे में उन्हें क्या खास, बिल्कुल क्या खास उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे में बहुत सारे कीट बागों में आते हैं, यहीं से रोग शुरू हो जाते हैं। जब रोग शुरू होते हैं तो उनका जो रोकथाम है वो हमें यहीं से ध्यान देना होगा ताकि हम अपने बागानों से अच्छा उत्पादन ले सकें। बिल्कुल सही कह रहे हो अमित, और जो आप खास बात पूछने वाले हो, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं वो हमसे जुड़े, वो भी अपनी बातें हमसे, जो डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं वो जाने, और उनको जो समस्या है उसका समाधान उन्हें मिले। तो इसके लिए वो फोन से हमारे से जुड़ सकते हैं, और हमारा फोन नंबर है 23421608। जो दिल्ली के बाहर से कर रहे हैं वो पहले दिल्ली का कोड मिलाएं 011, फिर मिलाएं 23421608। और वही जिनका फोन कॉल्स नहीं मिल पाता है वो हमें संदेश भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप नोट कर लें, वो है 9868868753। आपका व्हाट्सएप के माध्यम से यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछें, आप कॉल करें तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जवाब देंगे। तो अभी शायद हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बताएं, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में, और कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं रब्बन यादव कुंडा प्रतापगढ़ बोल रहा हूँ। जी जी, प्रश्न पूछिए आमों के विषय में जो आपका प्रश्न है। सर मैं पूछना चाहता हूँ जो आम के फूल आए हुए हैं उसमें जैसे हल्के हल्के जैसे ना चिकनीपन जैसे लगा हुआ है, और उसमें हल्के हल्के जैसे ना दिखाई देते हैं, उसमें आम के
तो लगेंगे फिर फूट जाएंगे, वो क्या चीज है? और लासी हम लोग बोलते हैं, हमारी उत्तर प्रदेश बोलते हैं उसको। कौन सी दवा डालना है उसको? 1-2 बार छिड़काव किया गया है उसमें। श्रीमान जी, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है और हमको लगता है कि लगभग सभी बागबान जो आम के हैं वो इस तरह की समस्या उनके सामने आ रही होगी। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसमें 2 समस्या इस समय फूल आने के समय पर या मंजर आने के समय पर होती है। एक तो एक कीड़ा होता है जिसे आम का भुनगा कीट कहते हैं या मैंगो हापर। वो उसका पहचान कैसे होता है कि आम के पास बागान में जाइए और एक पौधे की डाली को अगर उठा करके हल्का सा जब झकझोरेंगे या हिलाएंगे तो उसमें से मधुमक्खियों जैसे भन भन या मक्खियों जैसे भन भन करते हुए कीड़े निकलेंगे। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लगभग 3 से 4 मिलीमीटर के आसपास के होते हैं। तो ये है मैंगो हापर या आम का भुनगा कीट। इसकी वजह से क्या होता है कि अभी जो बौर आ रहे हैं या कहीं कहीं किसी पौधों में होगा, पेड़ों में नई नई पत्तियां आ रही होंगी, कोपले आ रही होंगी, उस पे ये कीट आक्रमण करके और उसका जो रस है वो चूसता है। और उसके साथ साथ इसमें एक खास बात होती है कि एक मीठा पदार्थ अपने शरीर से ये बाहर करता है, जो कि मीठा पदार्थ बागान में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कभी कभी जैसे कोई फुहार जैसे चल रही हो तो मीठा पदार्थ आपको दिखाई दे जाएगा। वो मीठा पदार्थ नई नई पत्तियों पे या पुरानी पत्तियों पे भी लगता रहता है और जिसको खाने के लिए एक फंजाई है या एक कवक है जो उस पर फिर से डेवलप करती है, सूटी मोल्ड जिसको नाम दिया जाता है। तो इसके रोकथाम का पहला उपाय यह है कि बौर आने के लगभग 15 से 20 दिन पहले, अब तो वो समय जा चुका है लेकिन फिर अगले साल के लिए इसकी ध्यान दिया जा सकता है। एक कीटनाशी आती है जिसे बोलते हैं इमिडाक्लोप्रिड। इसको 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से अगर एक छिड़काव बौर आने के लगभग 15-20 दिन पहले कर दें तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर इस समय चूंकि बौर आ रहा है तो उस समय के लिए हम आपको बता देते हैं, एक रसायन आता है, नीम का आता है रसायन, जिसे नीम आयल या नीम का तेल बोलते हैं। इसको 3% के हिसाब से छिड़काव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और जो जैविक रसायन है जिसको मेटाराइजियम के नाम से बोलते हैं, इसका 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव किया जा सकता है। अगर ये दोनों नहीं उपलब्ध हैं तो एक कीटनाशी जो रसायन है इसका जो एसीफेट बोलते हैं, एसीफेट कीटनाशी की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर के एक छिड़काव कर दे तो ये का भुनगा कीट का प्रबंधन हो जाएगा। अगर ये भी है तो एक और कीटनाशी आता है जिसको थायोमेथाक्साम के नाम से जानते हैं, थायोमेथाक्सम। इसकी आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा का छिड़काव करें। इसके एक छिड़काव करने के बाद लगभग 12-13 दिन के बाद, 15 दिन के बाद में एक छिड़काव और कर दें तो इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। जी धन्यवाद। और एक अन्य श्रोता हमारे से जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। जी सर, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, प्रश्न पूछिए। जैसा कि हमारा प्रश्न थोड़ा सा दूसरा है, ये जो मोटा अनाज के बारे में हमेशा यहाँ पर जिक्र होता है, तो जैसे मोटा अनाज कौन कौन सा जो है लाभदायक होता है हम लोगों के लिए, मतलब किसानी करने के लिए, जिसमें हम लोगों को मुनाफा ज्यादा हो? जी राजा जी, बिल्कुल आपके प्रश्न का जवाब तो डॉक्टर साहब देंगे, लेकिन हम पहले भी विषय बता चुके हैं अपने श्रोताओं को कि आज आम के बगीचों में जो समसामयिक कार्य है उस पर चर्चा चल रही है। लेकिन फिर भी आपका जो जवाब यहाँ से मिलेगा आपको, क्योंकि जो मोटे अनाज का हम अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मोटा अनाज आप जानते होंगे लखनऊ के आसपास पहले भी और अभी भी कुछ हद तक इसकी खेती की जाती है, जिसे ज्वार बोलते थे या चरी बोलते हैं, पशुओं के चारे के रूप में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। और बाजरा, ये हमारे जो मध्य उत्तर प्रदेश के लिए ये अच्छे खेती के अनाज हैं, श्री अन्न जिसे बोलते हैं। या पहले देखिए कि जो वर्षा आश्रित खेती की जाती थी, आज के लगभग 30 से 40 वर्ष पहले जब सिंचाई के साधन इतना विकसित नहीं हुए थे, तो सावा, कोदो, मड़ुआ, रागी, ये कुटकी, ये सब भी इसकी खेती की जाती थी। और ये सभी आज के दिन में भी ऐसी जमीन में जहाँ पर की ऊंचाई की जमीन है, जहाँ सिंचाई के साधन उतना अच्छे से उपलब्ध नहीं है, ऐसे जमीन में मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है। और यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूं कि जो आम के नए बगीचे लगाए जाते हैं उनमें भी अंतः फसल के रूप में मोटे अनाजों की खेती कुछ आरंभिक के 4-5 वर्षों तक आराम से किया जा सकता है, जिससे आम के आम और गुठलियों के दाम जिसे कहते हैं कि तो आम की खेती से लाभ होगा ही, और श्री अन्न उगा करके और अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त चारा का प्रबंध हो ही जाता है आपको, ज्वार बाजरे से बहुत तरह के लाभ आप कमा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक अन्य श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, बात करते हैं उनसे। मैं गोपाल बात कर रहा हूँ कानपुर से। जी गोपाल जी, जैसे इस वक्त आमों के मतलब पेड़ों में ये बौर वगैरह आ जाता है, तो कभी कभी बौर जो है अपने आप से वो मतलब खराब होके या मान लिया कोई रोग ऐसा लग जाता है, तो उस शुरुआत में हम उसके रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं?
मैं आपको और सारे श्रोताओं को, जितना आज हमसे जुड़े हुए हैं जितने लोग, उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि आम में जब बौर आने लगता है तो 2 रोग लगते हैं। जैसे अभी हमने एक कीट के बारे में बताया है, उसके साथ साथ 2 रोग भी ऐसे बहुत प्रमुख रूप से लगते हैं। एक तो बोलते हैं कि मंजर का जो सूख जाना, जिसे एंथ्रेक्नोज के रूप से या ब्लॉसम ब्लाइट के नाम से एक बीमारी बोलते हैं, और उसके साथ साथ में एक और रोग लगता है जिसे खर्रा रोग बोलते हैं या पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्निल आस्था। इसकी पहचान कैसे करेंगे? आप बगीचे में जाइए और बौर को ध्यान से देखिए, तो बौर के ऊपर आप देखेंगे जैसे किसी ने धूल छिड़क दिया हो या पाउडर जैसे होता है या आटा सफेद सफेद उस पे छिड़क दिया हो। हाथ लगाएंगे तो उसमें हल्का सा आपके हाथ में पाउडर जैसा लग भी जाएगा। एक कवक जनिक बीमारी होती है, इसको पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्निल आस्था के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी उस समय, जैसे इस समय का वातावरण जो चल रहा है कि दिन में तापमान थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ताप चल रहा है। रात में थोड़ा सा ओस गिरती है, रात में ओस गिरने से पत्तियों पर नमी जमा होती है, तो इस कवक के या इस बीमारी के और फैलने के जो संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे 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 तापक्रम बढ़ता जाता है तो ये कवक पूरे जितने नए नए कोपले हैं और बौर हैं उनको नष्ट कर देता है, खा जाता है, एक तरह से कह लीजिए नष्ट कर देता है, और बाद में बौर काला पड़ के सूख जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक और बीमारी जिसे एंथ्रेक्नोज बोलते हैं या बौर का सूख जाना, वो भी बीमारी इस समय लगती है। इसमें मुख्य रूप से ये विशेषज्ञ इसको पहचान सकते हैं देखकर बौर को, लेकिन मोटा मोटी रूप में अगर आप समझना चाहें किसान के रूप में, तो वो बौर उसमें फल हल्का हल्का आएंगे, बहुत छोटे छोटे लगेंगे, बाद में काले पड़ के वो गिर जाते हैं। तो ऐसी दशाओं में ये हम कुछ 2-3 रसायन बता देते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है और सभी के लिए उपयोगी है। एक होता है रसायन जिसे सल्फर बोलते हैं जी। तो सल्फर रसायन के 2 तरह के जो ग्रेड हैं बाजार में उपलब्ध है, एक 50 WP आता है और एक 80 WP आता है जी। तो अगर 50 WP का रसायन आपको उपलब्ध हो रहा है तो उसकी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव होना चाहिए, और अगर 80 WP है तो लगभग 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। ये 12-13 दिन के अंतराल पर 2-3 छिड़काव होना चाहिए, तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग की रोकथाम की जा सकती है। इसका छिड़काव हमेशा शाम के समय या सुबह के समय करना चाहिए, दोपहर के समय नहीं करना चाहिए। जी धन्यवाद। और जैसा कि एक श्रोता हमसे कह रहे थे ना, पूछ रहे थे कृषि विज्ञान मेला का श्री अन्न के बारे में, तो श्री अन्न जो विषय है उसके साथ खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण सुरक्षा, इस विषय पर 2 से 4 मार्च तक कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया जा रहा है पूसा में। और इस अवसर पर आज उद्घाटन समारोह में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा दिए गए संबोधन को आइए सुनते हैं। यह मेला भारत की कृषि के समग्र परिदृश्य के प्रति किसानों को जागरूक करने वाला मेला है। इस मेले में किसान और कृषि से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों पर विचार विमर्श भी होता है, और साथ ही साथ किसानों तक नया बीज उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने का काम भी प्रतिवर्ष पूसा संस्थान के द्वारा किया जाता है। आप सभी लोग बहुत जिम्मेवारी के साथ इस मेले में शिरकत करते हैं, और आप सबकी जागरूकता, हमारे वैज्ञानिकों का अनुसंधान और किसान भाइयों और बहनों का परिश्रम, यही भारत की खेती को अव्वल खेती का दर्जा दिलाता है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि खाद्यान्न का उत्पादन भरपूर मात्रा में हो रहा है। फिर बागबानी हो, दुग्ध उत्पादन हो, बाकी कृषि उत्पाद हो, हर क्षेत्र में भारत अग्रणी अवस्था में आ रहा है। इसके लिए मैं इस मौके पर सभी वैज्ञानिकों को और किसानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजे हमारे किसान, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में खेती में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इनको सम्मानित करने का काम भी किया गया है। मैं आप सबकी ओर से उन्हें भी बधाई देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सम्मान सिर्फ उनका ही नहीं है, यह पूरी किसान बिरादरी का सम्मान है, और इसलिए इस सम्मान से बाकी किसान भी इस दिशा में प्रवृत्त होंगे और हमारे देश की खेती और उन्नत खेती हो, इस दिशा में सब मिलकर काम करेंगे। कृषि का क्षेत्र प्रकृति पर भी निर्भर रहता है, और इसलिए कृषि के क्षेत्र में समय समय पर बहुत सारी चुनौतियां भी सामने आती रहती हैं। उन चुनौतियों का सामना करना, समाधान करना, कृषि को निरंतरता देते रहना और कृषि मुनाफे का काम बने, इस दिशा में लगातार प्रयत्नशील रहना, यही हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है। मुझे कहते हुए बहुत गौरव है कि विगत वर्षों में
हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी वैज्ञानिकों ने दिल्ली से लेकर अनेक संस्थानों के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जो अनुसंधान किया है और हमारे किसानों ने उनको खेतों में अपनाया है, उसी का परिणाम है कि आज हमारी उत्पादकता भी बढ़ रही है, उत्पादन भी बढ़ रहा है और उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ रही है। आज कृषि के क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि कृषि का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए तो भारत की रीढ़ है ही, लेकिन आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि दुनिया के राजनीतिक मानचित्र पर जो परिदृश्य बदल रहा है, वर्तमान परिवेश में जो भारत की साख बढ़ रही है, भारत से अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, भारत की कीर्ति बढ़ रही है, उसके कारण हम सब लोगों की जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि पहले तो यही माना जाता था कि हमारी जो खाद्य आवश्यकताएं हम उत्पादन करके उनको पूरा कर लें तो ही लोग हमें बहुत धन्यवाद देते थे। लेकिन आज भारत का परिदृश्य बदल गया है। दुनिया में हम मांगने वाले देश नहीं है। आज लगभग आधी दुनिया भारत से सहयोग की अपेक्षा करती है। यह इस लंबी यात्रा का परिणाम है। आप सब लोगों ने कोविड के समय में भी देखा कि बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धाराशायी हो गईं। बड़ी टेक्नोलॉजी वाले देश, बड़ी धन संपदा वाले देश भी अपनी व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। लेकिन भारत सिर्फ संभला ही नहीं, कोविड की इस महामारी में भी भारत ने अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करके सारी दुनिया को चमत्कृत करने का काम किया है। 2023 का साल पूरी दुनिया में मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। मिलेट्स हमारे लिए नया विषय नहीं है। ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कंगनी, कुटकी, ये सब हमारे देश में अनेक अनेक स्थानों पर छोटे छोटे मोटे अनाज होते हैं। इनकी कीमत काफी ज्यादा है। इनमें पोषकता बाकी अनाजों से ज्यादा है। आज देश में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न है। हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं। जरा मिलाकर तो देखो, गेहूं में पोषक तत्व कितने और बाजरा में पोषक तत्व कितने, चावल में पोषक तत्व कितने और ज्वार और रागी में पोषक तत्व कितने। हम खा तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन अगर पोषक तत्व हमारे भीतर नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका अभाव हमारे शरीर पर प्रभाव डालेगा। कृषि का क्षेत्र भारत की प्रधान क्षेत्र है, प्राथमिकता का क्षेत्र है। हमारे कृषक जितनी तरक्की करेंगे, भारत उतनी तरक्की करेगा। हमारे किसान के घर में जितनी समृद्धि आएगी, भारत में उतनी समृद्धि आएगी। भारत को बढ़ाना है तो किसान की ताकत बढ़ाना होगी। किसान की ताकत बढ़ाना होगी तो पूसा कृषि विज्ञान मेले जैसे आयोजन इस दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। इस अच्छे आयोजन के लिए आप सबको हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पुनः किसानों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का संबोधन। बिल्कुल नीलम, और हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, जहां तक बात पहुंच रही है, वो इस पूसा कृषि मेले का आनंद जरूर ले जाकर के नई नई चीजें सीखें, ताकि हम जो आगामी कोई भी फसल लगा रहे हैं, फल ले रहे हैं, उसमें अच्छा उत्पादन हो सके। आज के कार्यक्रम में इतना ही। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे श्रोताओं तक काफी जानकारी गई है। और अब अनुमति लेते हैं नीलम। किसान मेले में आम के बारे में भी सबको जानकारी दी जाएगी, तो जो बागबान है वो भी आकर अपनी जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।